नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 30 नवंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, संसद सदस्यों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथनों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, सांसदों को राष्ट्रपति द्वारा सदन के पीठासीन अधिकारी की सिफारिश पर निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है संसद सदस्यों के निलंबन को लेकर के, और आपको ध्यान में रखना है कि संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन के जो नियम हैं उनमें जो नियम संख्या 373 है उसमें ये कहा गया है कि यदि अध्यक्ष को ये लगता है कि किसी सदस्य का आचरण सदन में ठीक नहीं है और उसके कारण सदन में अव्यवस्था फैल रही है तो वह ऐसे सदस्य को सदन से तुरंत हटने का निर्देश दे सकता है। इसके अलावा भी अध्यक्ष नियम 374 और 374 ए का सहारा लेकर के सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी संसद के सदस्य को निलंबित करने के लिए पीठासीन अधिकारी को राष्ट्रपति के पास कोई सिफारिश भेजने की जरूरत नहीं है। उसके पास खुद ही यह पावर है कि वह अव्यवस्था फैलाने के नाम पर किसी भी संसद सदस्य को निलंबित कर सकता है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सांसदों को केवल संसद के चालू सत्र में उनके आचरण के लिए निलंबित किया जा सकता है। इस कथन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसद के चालू सत्र में, यानी कि अभी जैसे यहाँ पर विंटर सेशन चल रहा है तो विंटर सेशन में अगर किसी सदस्य को निलंबित करना है तो यहाँ पर उसी सत्र में किए गए आचरण के आधार पर ही उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जबकि अगर हम आज का न्यूज़ देखें तो आज के न्यूज़ में ये खबर आया है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को पूरे विंटर सेशन के लिए निलंबित किया गया है और यहाँ पर जो मानसून सेशन में उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उसको आधार बना करके उन्हें विंटर सेशन में निलंबित किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि विंटर सेशन में जिन लोगों को निलंबित किया गया है उन्हें मानसून सेशन में उनके द्वारा जो काम किया गया था उसको आधार बना करके पूरे विंटर सेशन के सत्र के लिए निलंबित किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है। चालू सत्र में पिछले सत्रों में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए किसी भी सदस्य को निलंबित किया जा सकता है। अगर हम उस नियम की बात करें जिसको आधार बना करके इन सदस्यों को निलंबित किया गया है तो यहाँ पर जो नियम है वह राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 256 है और इसी के तहत सदस्यों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1962 से 26 सदस्यों को कुछ को कई बार इस नियम के तहत निलंबित किया जा चुका है और 2010 में इसी नियम के तहत 2 सांसदों को हटाया भी जा चुका है, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से गलत है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझना बहुत ही जरूरी है और यहाँ पर जो न्यूज़ आया है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में लाभ का पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथनों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 102 वन ए और 191 वन ए के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी सांसद या विधायक को लाभ का कोई पद धारण करने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे उन्हें वित्तीय तथा अन्य लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है लाभ के पद की और आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 102 वन ए और 191 वन ए के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि एक सांसद या विधायक कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता क्योंकि इससे उन्हें वित्तीय या अन्य तरह के लाभ मिल सकते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह तब लागू नहीं होगा जब
कोई व्यक्ति एक साथ 2 कार्यकारी पदों को धारण करता है। तो यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर बात की गई है किसी व्यक्ति की, जबकि हमने देखा है कि जो हमारा अनुच्छेद 102 1A है और जो 191 1A है वह सांसदों और विधायकों के बारे में है। किसी व्यक्ति के पद को लेकर के यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि यह तब लागू नहीं होता जब कोई व्यक्ति एक साथ 2 कार्यकारी पदों को धारण करता है। यह तभी लागू होता है जब कोई सांसद या विधायक किसी लाभ के पद को धारण करता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है लाभ के पद की अवधारणा को ब्रिटिश संसदीय मॉडल से अपनाया गया था। तो यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि लाभ के पद की अवधारणा को ब्रिटिश संसदीय मॉडल से अपनाया गया है। इस शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में पाई जा सकती है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास राजा के अधीन कोई कार्यालय या लाभ का स्थान है या क्राउन से उसे पेंशन मिलता है तो वह हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य नहीं बन सकता। तो यहाँ पर यह व्यवस्था उस समय इसीलिए की गई थी ब्रिटेन में, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति जो राजा के लिए कार्य करता है वह हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य ना बन पाए, जिससे वह अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सके। और इसी अवधारणा को भारत में भी अपनाया गया लाभ के पद के नाम पर। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है, यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है राजस्थान सीएम्स एडवाइजर में नॉट गेट मिनिस्ट्रियल स्टेटस। और यहाँ पर लाभ के पद को देखते हुए ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर किसी एमएलए को सीएम का एडवाइजर बनाया जाएगा या फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद दिया जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों लाभ के पद के अंदर आ जाएंगे और उन्हें अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये न्यूज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कृष्णा नदी के अपवाह पथ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। अगर हम कृष्णा नदी बेसिन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कृष्णा नदी बेसिन। और कृष्णा नदी जो है वह कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर के बहती है। आप इस फिगर से आसानी से ये समझ सकते हैं कि जो कृष्णा नदी बेसिन है वह किन किन राज्यों तक फैला हुआ है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा तमिलनाडु। आपको यह ध्यान में रखना है कि कृष्णा नदी बेसिन में तमिलनाडु शामिल नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है कर्नाटका नॉट शेयरिंग कृष्णा डिटेल्स। तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि कर्नाटका के द्वारा पिछले 14 सालों से उनको यह जानकारी नहीं दी गई है कि कर्नाटका के द्वारा कृष्णा रिवर का कितना पानी इन स्टेट्स को दिया जा रहा है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फाइनल ऑर्डर था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 का, जिसको कि दिसंबर 2010 में अनाउंस किया गया था, उस पर रोक लगाई गई है, उसके प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। और इसके बाद से ही कर्नाटका के द्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को यह सूचना नहीं दी जा रही है कि उनके द्वारा इन दोनों स्टेट्स को कृष्णा रिवर का कितना पानी छोड़ा जा रहा है। और इसी न्यूज को लेकर के यहाँ पे चर्चा हुआ है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि सीबीडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की। और अगर हम इन ऑप्शन को देखें और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई कानूनी मुद्रा है। यह सही तरीके से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को डिफाइन कर रहा है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जो हमारी कानूनी मुद्रा है उसी का
डिजिटल रूप है जिसे कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है आरबीआई फॉर वाइंडिंग स्कोप ऑफ बैंक नोट टू इंक्लूड डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पर कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 में कुछ बदलाव किए जाएंगे, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकालने का पावर मिल जाए। और इसी न्यूज में सीबीडीसी को डिफाइन किया गया है जहां पर यह कहा गया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारी जो फिएट करेंसी है यानी कि जो कानूनी मुद्रा है उसी का डिजिटल रूपांतरण है जिसे कि सेंट्रल बैंक के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा अपशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकी। आपको ये ध्यान में रखना है कि भस्मीकरण के तरह ही पैरोलिसिस, गैसीकरण और प्लाज्मा प्रौद्योगिकियां ऐसी थर्मल प्रक्रियाएं हैं जो कचरे को तोड़ने के लिए उच्च तापमान का उपयोग करती हैं। और यह जो टेक्नोलॉजी है वह आमतौर पर कार्बन आधारित कचरे जैसे कागज, पेट्रोलियम आधारित कचरे जैसे प्लास्टिक और जैविक सामग्री जैसे खाद्य स्क्रैप उनसे जो है बिजली बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम एक ऐसे न्यूज की चर्चा करेंगे जो कि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, जिसका शीर्षक है डिवीजन ऑफ एसेट्स बिटवीन यूपी उत्तराखंड, ओल्ड डिस्प्यूट न्यू एग्रीमेंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था और इससे पहले उत्तराखंड यूपी का पार्ट था। और जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया तो यहाँ पर एसेट्स को लेकर के दोनों स्टेट्स के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। यहाँ पर उत्तराखंड के द्वारा ये कहा गया कि यूपी के द्वारा बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनको कि अभी तक उत्तराखंड को नहीं सौंपा गया है। और यहाँ पर उत्तराखंड का कहना है कि उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के आधार पर जिस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए था इन दो स्टेट्स के बीच में, उस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ। अभी भी उत्तराखंड के बहुत सारे जो डैम हैं, जो नहरें हैं, उनका संचालन यूपी के द्वारा किया जाता है, जैसे टिहरी डैम, नानक सागर डैम, जो कि उत्तराखंड में हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसी तरीके से हरिद्वार अलकनंदा गेस्ट हाउस जो कि उत्तराखंड में था लेकिन यूपी टूरिज्म के द्वारा उसका संचालन किया जाता था, जिसे अभी अभी उत्तराखंड को दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे जो डिस्प्यूट हैं वह उत्तराखंड और यूपी के बीच में चल रहे हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक न्यू एग्रीमेंट किया गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, जिसमें कहा गया है कि ये जो सारे डिस्प्यूट हैं, चाहे वो डैम को लेकर के हों, चाहे वो नहरों को लेकर के हों या फिर और जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर के हों, उसको जो है यहाँ पर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर यूपी और उत्तराखंड के बीच में एसेट्स के बंटवारे को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के चर्चा किया गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, उनको आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।